नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दीपावली से पहले अपन ने ये क्लासें बनाई थी और बहुत ज़्यादा समय हो गया मौलिक अधिकार पढ़ाई हुई, तो आज मौलिक अधिकार की क्लास लेके आया हूँ। और ये क्लास इसलिए ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार है, परीक्षाओं में से 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूछने और आपको याद करने के लिए ये क्लास ज़रूरी है और बेहतरीन क्लास होगी। आप देखिए, आपको याद हो जाएगी। एक क्लास में ही याद करवाने की कोशिश की जाएगी और क्लास में ही आपको याद हो जाएगी। साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहिए और साथ साथ में याद भी करते रहिए। अपन ने संविधान में बहुत कुछ पढ़ लिया है। संविधान की विशेषताएं पढ़ ली हैं, संविधान सभा पढ़ ली है, संविधान की प्रगति पढ़ ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया है और प्रस्तावना पढ़ लिया है, स्रोत पढ़ लिए हैं, अनुसूचियां पढ़ ली हैं। तो संविधान में बहुत कुछ पढ़ लिया है। जो बेसिक चीजें थी संविधान की वो पढ़ ली है। और अब अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों के बाद मूल कर्तव्य, फिर राष्ट्रपति। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है राष्ट्रपति, वो पढ़ेंगे, जिससे 1 या 2 सवाल हर परीक्षा में आता है। और साथ साथ में अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि वह सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान पे जजमेंट दिए हैं, वो जजमेंट में से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो साथ साथ वो भी पढ़ेंगे या एक साथ उनकी एक क्लास अलग से 1 या 2 क्लास जो भी लगेंगी अलग से ले ली जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए उत्थान क्लासेज के साथ और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अपन ने पहला समानता का मौलिक अधिकार पढ़ लिया, डी पे भी पढ़ा है और ये भी डी पे ही पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार पढ़ाएंगे, अनुच्छेदों के साथ पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो 14 से लेकर 18 तक अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से जो 22 तक हैं और इसके उप अनुच्छेद भी हैं। जैसे 19 में देखो लो आप 6 अनुच्छेद हैं, 19 में 6 अनुच्छेद हैं। तो 19 उप अनुच्छेद और अनुच्छेद दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे। दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ढंग से याद होगा। यही मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, साथ साथ याद हो जाए, बेहतर ढंग से याद हो जाए। इसीलिए एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और साथ साथ याद भी कराएंगे। और बेहतर ढंग से, मैंने पिछली कक्षाओं में भी कहा है, आपने वीडियो की एग्जाम दी होगी। वीडियो की एग्जाम दी है तो आपको समझ में भी आया होगा कि आपको पढ़ना किस तरह से। वीडियो के एग्जाम में इतना न तो हार्ड पेपर था कि RS शिक्षक लेवल या अलग पटवारी लेवल, न तो इतना हार्ड लेवल था। आपने देखा होगा आसान बढ़िया पेपर था, वीडियो के लेवल का पेपर था और ऑलराउंडर आधारित पेपर था। जो हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर है उस आधार पे पेपर था। और इसमें मैंने जो रणनीति क्लास बनाई थी, यदि आपने देखी नहीं है कि रणनीति क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए कि मैंने बताया था कि यदि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है राजस्थान की तो आप PYQ निकालिए, PYQ का एनालिसिस कीजिए और PYQ में आप ज्यादा समय दीजिए। MCQ प्रैक्टिस सेट, महंगी प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज खरीदने से अच्छा है कि आप PYQ खरीदिए। PYQ में एनालिसिस कीजिए सभी लास्ट की 10 या 15 राजस्थान की सभी भर्तियों का, ये नहीं RS से लेकर आप राजस्थान की सभी भर्तियों का, छोटे तक की भर्तियों का जो पेपर हैं लास्ट के 10 वर्ष के, उसका एनालिसिस कीजिए, उसको समीक्षा कीजिए, हर पेपर की समीक्षा कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ पूछिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप भर्तियां हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से अपन उत्तर दे सकते हैं।
आप ये नहीं कि PYQ कर रहे हैं और जो सही है उसको लगाकर अगला प्रश्न कर ले, नहीं, उस पर समीक्षा कीजिए, चारों ऑप्शनों पर समीक्षा कीजिए, उस ऑप्शनों से प्रश्न बन रहे हैं। वीडियो के एग्जाम में आपने देखा होगा, अन्य भर्तियों में भी देखा होगा कि जो PYQ है उसके जो ऑप्शन हैं उनमें से प्रश्न बनते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि RPSC, राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड है जो परीक्षाएं करवा रहे हैं उनकी मंशा क्या है और वो किस तरह से पेपर बना रहे हैं, किस दिशा में। एक पैटर्न होता है भाई, अधीनस्थ बोर्ड हो, RPSC हो, है ना, उनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न आधारित वो 4-5 साल चलते हैं। देख लेना आप, उसी पैटर्न पे पेपर बन रहे हैं। तो आप PYQ निकालिए, PYQ बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। समीक्षा कीजिए प्रश्नों की, और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कीजिए, एनालिस कीजिए, समीक्षा, रिवीजन के माध्यम, रिवीजन का माध्यम समझिए आप PYQ को, और रिवीजन का माध्यम समझोगे तो आपको बेहतर ढंग से रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो अपनी क्लास से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अपन शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार में 19 में छह प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलती हैं, अभी 5 या 6 बची हैं। तो आप देखिए कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार मतलब स्वतंत्रता देती है अपने को, व्यक्ति को स्वतंत्रता देती है कि वो वाक व अभिव्यक्ति कर सकता है, वाक व अभिव्यक्ति बोलने की, और वो बोल सकता है और अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। अपन किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं भाई, सभी किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं ऐसा बोलना कि देश की मर्यादा, किसी व्यक्ति, किसी की संस्कृति उनको नुकसान नहीं पहुंचे। 19(2) में ये है, तो 19(2) से लेकर 19(6) तक ये जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, इन पे भारतीय संविधान में रोक भी है, इनमें भारतीय संविधान में रोक भी है। तो 19(1)(a) में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसमें बहुत सारी, यानी कि 19 में, 21 में और 32 में अपने नैले वाले 19 और आप 21 पढ़ोगे ना, तो इस पे ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े। ये 19(a) है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पड़े हैं, बहुत सारे केस पड़े हैं। ये बहुत बड़ा, ये 19 है ना, ये बहुत बड़ा मूल अधिकार है व्यक्ति के लिए। आप इसको पढ़ोगे तो आप एक वेरिएट आती है, वेरिएट संविधान की वेरिएट आती है, उसको पढ़ोगे तो समझोगे कि ये बहुत बड़ा मूल अधिकार है, आपको बहुत ज्यादा ही स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस पे रोक भी है। मान लो आपको ये दे रहा है वाक व 19(1) में, ए में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मान लो आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, और बोलोगे तब जब आपके पास जानकारी हो, जब आपके पास जानकारी हो। तो इसमें यह भी है कि आपके पास जानकारी है ना, जानकारी कहां से लोगे, सूचना का अधिकार भी इसी के तहत दिया गया था, सूचना का अधिकार भी इसी के तहत दिया गया था। और 2004 में आपको राष्ट्र ध्वज आप घर पे फहरा रहे हो, नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार, वो भी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पे ही आपको दिया गया था, वो भी वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पे दिया गया था। तो इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं व्यक्ति के पास, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। मैं लिखा दूंगा कौन कौन सी स्वतंत्रताएं। एक बार तो एक मैंने सोचा क्रमवाइज याद हो जाए, इसलिए मैंने ये लिखा दिया कि पहले आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, बोलोगे तब जब आपके पास सूचना होगी। तो ये मान लो सूचना का अधिकार, ये पूछ लिया जाए कि सूचना का अधिकार किस के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 19(1)(a) के तहत दिया गया है। और उसके बाद आप बोलोगे, भाई बोलोगे तो क्या करोगे, भीड़ इकट्ठा होगी, तो उस भीड़ को आप शांतिपूर्ण सम्मेलन की, यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की कहां बोलोगे, भीड़ के पास ही बोलोगे। भाई कहां बोलोगे, भीड़ होगी तभी तो बोलोगे। तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की भी 19(b)
एक बी आपको देता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी, यानी कि स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यदि आप देखोगे कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, मैं तो नेता बन गया, आपको हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। सम्मेलन कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये नहीं लिख देना कि शांतिपूर्ण हड़ताल करने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो 19A में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि 19(1)(b) में है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो आप सम्मेलन करोगे, आपके पास भीड़ आ जाएगी, तो आप सोचोगे मैं तो नेता बन गया। तो नेता बनोगे तो आप क्या करने हैं, आपको एक पार्टी बनानी पड़ेगी, यानी कि संघ और संगठन बनाना पड़ेगा। तो 19(1)(c) में है कि आपको संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(c) देता है। 19(1)(c) क्या देता है आपको, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता कौन देता है, 19(1)(c). आप संगठन बना दिया, तो आपको संगठन में आपको सदस्य बनाने के लिए आप क्या करोगे, जगह जगह घूमोगे। अबाध विचरण व घूमने की स्वतंत्रता, अबाध विचरण व घूमने की स्वतंत्रता कौन देता है, 19(1)(d). 19(1)(d) आपको देता है अबाध विचरण व घूमने की स्वतंत्रता। यदि आपने संघ व संगठन बना लिया तो भीड़ तो चाहिए और सदस्य भी चाहिए, पूरे देश में उसको फैलाना है, तो आप क्या करोगे, घूम कर उसका प्रचार करोगे। तो अबाध विचरण व घूमने की स्वतंत्रता आपको देता है 19(a)(d). तो आप घूम लिए और आप देखोगे कि अभी कार्यालय बनाना है, क्या बनाना है, कार्यालय बनाना है, और दूसरी जगह बनाना है, यहाँ तो है दूसरी जगह बनाना है, तो आप स्थायी निवास क्या करोगे, स्थायी निवास की स्वतंत्रता देता है आपको 19(e) क्या देता है, स्थायी निवास की स्वतंत्रता देता है। और आप निवास कर गए तो वहां संपत्ति तो अर्जित करोगे, पार्टी बना ली, रुपए तो चाहिए, तो आपको 19(1)(f) देता है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। लेकिन भारत सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से, चलो इससे नहीं लिखा देता, कौन से, मैं अभी लिखा देता हूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आपको याद रहना चाहिए, 42 और 44, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा, संविधान संशोधन 1976 द्वारा, एक मिनट, संशोधन 1976 द्वारा इसे 300(a) के तहत 300(a) अनुच्छेद के तहत कानूनी कौन सा, कानूनी अनुच्छेद बना दिया। (300(a) में रख दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। आपका मौलिक अधिकार में बनाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। और इसके बाद है 19(1)(g) में वृत्ति, रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता, तो आपको याद होना चाहिए 19(a) में क्या है, 19(a) में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति। आप बोलोगे तो 19(1)(b) में क्या है, बोलोगे तो आप क्या करोगे, सम्मेलन करोगे। 19(a) ऐसे याद रख लेना, 19(1)(b) में क्या है, सम्मेलन व संघ, तो आप सम्मेलन करोगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन करोगे। 19(1)(c)
सी में क्या है, सम्मेलन करोगे तो आप संघ और भीड़ आएगी तो संघ और संगठन बनाओगे। उसके बाद आप विचरण करोगे, विचरण करने के बाद स्थायी निवास रखोगे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। उसके बाद क्या करोगे, स्थायी निवास के बाद क्या करोगे, आप रोजगार और आजीविका कमाओगे या उसके लिए फंड इकट्ठा करोगे पार्टी के लिए। तो ये आपके पूरे स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अभी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बची है। तो 19A में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, ये मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए कि 19A में क्या क्या स्वतंत्रता है। या पहले ये लिखोगे, पहले ये लिख लो 19A में स्वतंत्रता है, उसके बाद लिखा देता हूं कि इस पे 19(2) के तहत ये सभी स्वतंत्रताएं हैं। 19(2)A से लेकर 19(2)(6) तक, 19(6) तक, 19(2) से लेकर 19(6) तक इस पे बहुत सारे, यानी कि आप तो हर कुछ बोल दोगे, आप तो देश के किसी दूसरे देश के साथ बोल दोगे तो भारत के मधुर संबंध उस देश के, मान लो आप तो ऑस्ट्रेलिया के लिए विरुद्ध कुछ भी बोल दोगे, देश के रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए भारत ने स्वतंत्रताएं तो दी हैं, लेकिन आपको बोलने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते देश की एकता, देश के विदेशी व्यवहार या देश के कोई भी शांतिपूर्ण या सामाजिक कोई भी इस तरह की बातें न हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए।